नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम सभी के चैनल लर्न विद देव में स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के लगभग अंतिम टॉपिक पर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंतिम टॉपिक है वो है हमारा गुप्त साम्राज्य। क्या है? गुप्त साम्राज्य। ठीक है, लगभग जिस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था मगध साम्राज्य। क्या देखा था? मगध साम्राज्य। और उस मगध साम्राज्य को पढ़ते हुए हम लोग अंतिम रूप से मौर्य साम्राज्य को पढ़ा था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी अब टाइम पीरियड को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने मौर्योत्तर काल देखा था। क्या देखा था? मौर्योत्तर काल। तो उस मौर्योत्तर काल में हमने देखा था कि जब काल जब अपने अंतिम समय पर था, तो कौन कौन से विदेशी आक्रमण भारत में हुए और कौन कौन से शासकों ने भारत पर अपने नियंत्रण स्थापित किए, जिसमें हम लोगों ने यमन, शक, पार्थियन, कुषाण, गुप्त साम्राज्य, तो विभिन्न चीज़ों को देखा था। जबकि मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि गुप्त साम्राज्य के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, जो कि ये है आपका गुप्त साम्राज्य से जुड़ा हुआ। उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए गुप्त साम्राज्य को समझते हैं, जिसमें कहा गया है पहली बार, चलिए क्या कहा गया है कि गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य लगभग 240 ईस्वी पूर्व से, ये आपका समय पीरियड दिया, प्राचीन भारत का एक भारतीय साम्राज्य था। ठीक है, कि गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक भारतीय साम्राज्य था, जिसने लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत पर शासन किया। बिल्कुल, ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि इनका शासन किस क्षेत्र में रहा, तो उत्तर भारत में। आज वर्तमान रूप से वो क्षेत्र आप कह सकते हैं बिहार, झारखंड। अभी मैं आपको भौगोलिक रूप से इस चीज को दिखा दूंगा कि कहाँ पे उन्होंने शासन किया था। चलिए शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बिल्कुल, देखा जाए तो एक उत्तर भारत में या भारतीय इतिहास में बहुत अच्छा समय रहा, काफ़ी चीज क्षेत्रों में डेवलपमेंट देखने को मिला था। तो ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर इतिहासकारों ने इसे स्वर्ण गोल्डन पीरियड का टाइम बताया है, गोल्डन पीरियड का इसे समय घोषित किया है इतिहासकारों ने। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण राजा हुए, एक समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के लोगों के द्वारा ही संस्कृति की एकजुट की गई। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे गोल्डन पीरियड की उपाधि दी गई है। इसका कारण ये है कि इसमें संस्कृतियों को भी एकजुट बहुत बेहतर तरीके से स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं कि ईस्वी को क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की, और यह वंश लगभग 510 ईस्वी पूर्व में। तो ये नॉर्मल हम लोगों का गुप्त वंश का एक इंट्रोडक्शन हो गया ये। ठीक है, ये गुप्त वंश का शासनकाल रहा, उत्तर भारत में रहा। इसके दो प्रमुख राजा हुए, एक चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा समुद्रगुप्त। और 320 ईस्वी पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना की गई, गुप्त वंश, और ये लगभग 510 ईस्वी पूर्व तक ये शासन में रहा। ये चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस चीज को। हाँ बिल्कुल, ये वाला हिस्सा हम लोग देख सकते हैं। ये इस मैप के माध्यम से मैंने गुप्त अंपायर कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में इनका शासन था, ये बताने का प्रयास किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में इनका शासन था। ठीक है, तो नॉर्मल ये पूरा इलाका क्या है, उत्तर भारत है। ये हमने अभी पढ़ा ना, उत्तरी भारत में उनका शासन था। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सबसे पहले अगर ऊपर देखा जाए तो तक्षशिला, आपका मथुरा, अयोध्या, पाटलिपुत्रा, पिस्तापुरा, कांचीपुर, इन क्षेत्रों में लगा। यानी कि क्षेत्र कह सकते हैं कि हालांकि कुछ हद तक इस दक्षिण भारत में मुख्य रूप से नहीं, मुख्य रूप से इनका जो था वो क्या था, उत्तर भारत में मुख्य रूप से गुप्त साम्राज्य का क्या था, शासन था। क्या था? गुप्त साम्राज्य का शासन था उत्तर भारत में। ठीक है, चलिए तो आगे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम रख सकते हैं अपने पास कि गुप्ता एम्पायर किन क्षेत्रों में, तो वो था नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में प्रचलित था ये। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं हम लोग और समझते हैं गुप्ता अंपायर को, और समझने का प्रयास करते हैं गुप्ता अंपायर को। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन इसके पहले श्री गुप्त तथा घटोत्कच का भी शासक के रूप में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो सबसे इनके महत्वपूर्ण, जो पहले महत्वपूर्ण शासक हुए वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। हालांकि कई स्रोतों से हमें इनके श्री गुप्त और घटोत्कच जैसे शासकों के भी होने का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे कहा गया चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की और उसने महाधीराज की उपाधि थी। बिल्कुल कि चंद्रगुप्त प्रथम के से संबंधित एक तथ्य दिया गया है कि 320 ईस्वी पूर्व में उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। संवत का मतलब होता है सामान्य से शब्दों में कैलेंडर। क्या होता है? कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर की शुरुआत की 320 ईस्वी पूर्व में और उन्होंने महाधीराज की उपाधि धारण की। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जो उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, एक ऐतिहासिक तथ्य को यहाँ पे रखा गया है चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चलिए आगे क्या कहा गया कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। अब अगले शासक की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन हुए? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ा हुआ है। क्या कहा गया कि विभिन्न अभियानों के कारण इतिहासकार B.S. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा उपाधि है ये, तो ये याद रखने वाली बात है कि भारत के किस शासक को नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त ने, और उन्हें ये उपाधि किसने दी थी? B.S. स्मिथ ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा गया। अब समुद्रगुप्त की विजय और उसके बारे में जानकारी स्रोत उसकी दरबारी कवि हरि सेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ। बिल्कुल ये बहुत बढ़िया पॉइंट था कि समुद्रगुप्त से जुड़े हुए विभिन्न जानकारी, खास के उनके युद्ध विजय के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, उनका एक दरबारी हुआ करता था जिनका नाम था हरि सेन। क्या था? कवि हरि सेन। उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, क्या लिखी थी? प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है राजा की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख। प्रशस्ति का मतलब होता है राजा की प्रशंसा, राजा की प्रशंसा में लिखा गया सूचना। ठीक है, तो इसी तरह की सूचना हमारे इतिहासकारों को कहाँ से मिला है? तो प्रयाग से मिला है या इलाहाबाद से मिला है, इसलिए इतिहासकारों ने उसे मिलने के स्थान के आधार पर इसे प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति का नाम दिया है। तो जो कि अपने आप में बहुत रोचक तथ्यों के साथ में यहाँ पे समुद्रगुप्त से जुड़े सभी जानकारियों को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो प्रशस्ति का मतलब होता है राजा की प्रशंसा में लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त की अनुमति से सिंहल श्रीलंका के राजा मेघवर्धन वर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध मठ स्थापित किया। बिल्कुल, तो इसमें कहा जाता है कि श्रीलंका के जो राजा थे मेघवर्मन, उन्होंने एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी थी और ये अनुमति समुद्रगुप्त ने उन्हें दी थी। और इस तरह से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों से उसे बीना बजाते हुए कई ऐसे मतलब कुछ सिक्के मिले हैं हमें, जिस पर एक तरफ समुद्रगुप्त को वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, उसे बजाते हुए दिखाया गया, जिससे कि उन्हें संगीत प्रेमी होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया। आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त द्वितीय। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले क्या थे? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है,
उसके पास समुद्रगुप्त और फिर आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल था। बिल्कुल, अगर गुप्ता अंपायर को समझा जाए, गुप्त साम्राज्य को समझाए तो क्या कहा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय का समय गुप्त काल में साहित्य, यानी कि इनके समय में अधिक ग्रंथों की रचना की गई, साहित्यों की रचना की गई और कला संस्कृति को ज्यादा प्रमोट किया गया। किसमें? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्या किया इन्होंने? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्या किया उन्होंने? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्या कहा गया कि चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलाए। बिल्कुल ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तथ्य रखा गया है कि इन्होंने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए इस अवसर पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। ठीक है, ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के रूप में आप इसको रख सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, चलिए आगे बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है कि उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती जिसे नवरत्न कहा जाता था। इस नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह आदि शामिल थे। इस समय कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। ठीक है, क्या कहा गया है? आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त ने गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। कि गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी यानी कि शक्तिशाली ताकतवर शासक था। उसने हुर्नों से आक्रमण में विफल किया था। उसने हुर्नों के आक्रमण का क्या किया था? यानी कि उसके आक्रमण को असफल कर दिया था। हुर्नों के आक्रमण को उसने क्या कर दिया था? असफल कर दिया था उसने। चलिए उनसे जुड़ा हुआ एक और तथ्य है, उस चीज को देख लेते हैं हम लोग। स्कंदगुप्त ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। अगर याद होगा आप लोगों का तो जब हम लोग चंद्र मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे तो देखा था कि उनके द्वारा एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जिसने स्कंदगुप्त ने भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का क्या कराया था? पुनर्निर्माण का मतलब मरम्मत करवाना, निर्माण करवाना, उसका पुनर्निर्माण करवाना, उसमें रख रखाव के लिए धन खर्च करना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए गुप्ता अंपायर से जुड़े कुछ और तथ्य को देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जिसका प्रशासन ग्रामी के हाथ में था। ठीक है, आगे क्या कहा गया? कई गांवों को मिलाकर पैठ बनते थे। ठीक है, भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से शुरू हुआ। बिल्कुल जैसे खास कर अगर हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता या मौर्य काल वगैरह, तो उसमें बहुत अत्यधिक मंदिरों के बनने के निर्माण बहुत अधिक साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं जितना कि हमें गुप्ता अंपायर से मिलना आरंभ हुआ था। ठीक है, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है। बिल्कुल, तो ये याद रखने वाली बात है कि देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर गुप्त काल का सबसे अच्छा मंदिर है। गुप्तकालीन बौद्ध गुफा मंदिरों में अजंता एवं बाघ की गुफाएं प्रमुख है। गुप्तकालीन बौद्ध गुफा मंदिरों में कुछ मंदिरों के अलावा क्या कहा गया है कि बौद्ध गुफा मंदिरों में अजंता एवं बाघ की गुफाएं प्रमुख है। गुप्त शासकों की राजकीय या आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। बिल्कुल, तो ये याद रखने वाली बात है। ये याद रखने वाली बात है कि गुप्तकालीन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी।
गुप्त काल में भाग एवं भोग राजस्व कर था। राजस्व का मतलब राज्यों को मिलने वाली आय, राजा को मिलने वाली आय, ठीक है। तो गुप्त काल में भाग एवं भोग, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है कि भाग उपज का छठा हिस्सा होता था, जबकि भोग सब्जी तथा फलों के रूप में दी जाती थी, ठीक है। तो ये चीज आप कह सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने गुप्ता अंपायर से जुड़ा हुआ शासन प्रशासन को समझा है, ठीक है। शासन प्रशासन को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है कि ये वाला जो हिस्सा था जिसमें कि गुप्ता अंपायर में शासन से जुड़ा हुआ कौन कौन से नियम थे, कैसे कैसे शासन प्रशासन को चलाया जाता था, उनसे जुड़ी तथ्यों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर गुप्ता अंपायर समाप्त होता है। अब हम लोग गुप्तोत्तर वंश को देखें। क्या देखेंगे? गुप्तोत्तर वंश, यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य पढ़ा या मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल पढ़ा था, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन कौन से वंशों का यहाँ पर आगमन हुआ था। इसी कड़ी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी पर देखा हम लोगों ने गुप्ता अंपायर। अब हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर वंश, अर्थात कि गुप्ता वंश के बाद कौन कौन से वंशों का यहाँ पे आगमन हुआ, ठीक है। गुप्ता वंश के बाद यहाँ पे कौन कौन से वंशों का आगमन हुआ, उन चीजों को देखेंगे। चलिए, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें से पहला रहा है इसमें पहले, वो है पल्लव, ठीक है। पल्लव के बाद पल्लव वंश की स्थापना श्री विष्णु ने की थी, जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी, ठीक है। आगे क्या कहा गया है कि मत विलास प्रहसन की रचना पल्लव नरेश 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 महेंद्र वर्मन ने की थी। बिल्कुल, एक पुस्तक है जिनके बारे में पूछा गया है, पूछा जाता है, क्या कहा गया है कि मत विलास प्रहसन की रचना पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने की थी। आगे कहा गया है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह बुर्मन प्रथम के समय हुआ था। उसने वतापी कोड की उपाधि धारण की थी। कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसके साथ आगे बढ़ रहे हम लोग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, इसकी राजधानी मान्य खेट थी। बिल्कुल, तो मौर्योत्तर वंशज की बात की जाए अकालिक, तो इसमें हम लोगों ने पहला क्या देख लिया भाई, तो पल्लव वंश, ठीक है। दूसरा क्या देख रहे हैं, राष्ट्रकूट वंश, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, जिनकी राजधानी मान्य खेट थी। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट का शासक था, ठीक है। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। बिल्कुल, इस पे हम लोग बात करेंगे कभी त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। चलिए आगे देखते हैं कि अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। बिल्कुल, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ग्रंथ है, जो साहित्य है कवि राजमार्ग, उसकी रचना किसने की थी, तो अमोघ वर्ष ने की थी। किसने की थी? अमोघ वर्ष ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था, ठीक है, के द्वारा कराया गया था। आगे देखते हैं, चोल वंश की स्थापना विजय आले ने की थी। चलिए अब हम लोग तीसरे वंशज की तरफ चल रहे हैं कि चोल वंश की स्थापना विजय आले ने की थी, जिसकी राजधानी तंजौर थी। जिसकी राजधानी क्या थी? तंजौर थी। चोल शासक राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का प्रांत बना दिया था, ठीक है। चलिए, ये ज्यादातर आप कह सकते हैं कि हम लोग थोड़े से दक्षिण भारत की शासकों के बारे में कुछ हद तक समझ रहे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में समझ रहे हैं। क्या कहा गया? राजा राज प्रथम ने तंजौर में राज राजेश्वर का शिव मंदिर, बृद्धेश्वर मंदिर,
बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, बिल्कुल, कि राजा राज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है आगे, कि राजा राज प्रथम ने शैलेंद्र शासक राजा राज प्रथम ने शैलेंद्र शासक को नागपट्टनम में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति दी। ठीक है, कुछ और तथ्य के साथ बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी के सफल अभियान के रूप में पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय की स्मृति में उसने गंगे कोड चोलपुरम नगर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए, स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की विशेषताएं थी। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा कि आपसे पूछा जाता है कि किस साम्राज्य से स्थानीय शासन को लेकर चोल साम्राज्य में चीजें शासन व्यवस्था आ जाती है, सवाल ये। ठीक है, चोल वंश का स्थापना पाल वंश का स्थापना। ठीक है, एक और वंश की हम लोग पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। ठीक है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी, उसने औदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध बिहार की स्थापना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ये बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की। ठीक है, तथा त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत गुज्जर प्रतिहारों की अंतिम विजय के साथ समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के काककोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तिपीठ ने प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मार्तंड का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजत रंगनी के रचयिता कलहन कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहता था। बिल्कुल, एक पुस्तक है राजत रंगनी जिनके रचयिता है कलहन। ठीक है, इससे कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो हर्ष के दरबार में। जो कौन से वंश है, तो लोहार वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलहन ने राजत रंगनी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के काल में की थी। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। उड़ीसा के गंग वंश का शासक नरसिंह प्रथम ने भी कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक और तथ्य दिया गया हमें, आगे देखते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। ठीक है, एक और वंश इस कड़ी में जुड़ गया। ठीक है, और वो था हमारा चंदेल वंश। ठीक है, परमारों की राजधानी उज्जैन थी। बाद में चलकर धारा उनकी राजधानी बनी। ठीक है, आगे देखते हैं। परमार वंशी शासक भोज एक महान कवि था। उसने कविराज की उपाधि धारण, बिल्कुल, कि परमार वंशी यानी कि परमार जो वंश के बारे में हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक शासक हुए जिनका नाम था भोज। उन्होंने एक महान कवि थे और उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। चलिए, भोज की कुछ रचनाओं में समरांग, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, विद्या विनोद, राज मार्तंड आदि प्रमुख कुछ इनकी रचनाएं हैं। चलिए, भोज ने धार में एक सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसके बारे में बात किया गया यहाँ पे। चलिए
आगे देखते हैं। चौहान शासक अजय पाल ने अजमेर नगर की स्थापना की। चौहान शासक अजय पाल ने अजमेर नगर की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। उसके राजकवि चंद चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा था। बिल्कुल, उनके एक पृथ्वीराज के एक दरबारी हुए चंदबरदाई, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा, साहित्य लिखा, पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज से जुड़े संबंधित तथ्यों को इसमें दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया, मोहम्मद गोरी को पराजित किया। किंतु तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि अगले वर्ष हुआ, 1192 में गोरी से पराजित हुआ। यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, जबकि अगले वर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान उनसे पराजित हुए। आगे बढ़ते हैं। अंगलपाल तोमर ने दिल्ली शहर की नींव डाली। भाई ये बढ़िया पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग कि अंगलपाल तोमर ने दिल्ली शहर की नींव डाली थी। ठीक है, तो ये प्राचीन इतिहास का लगभग अंतिम टॉपिक था। अब हम लोग यहाँ से मध्यकाल में प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब आगे की जो घटनाक्रम होगा वो मध्यकाल, क्योंकि अब यहाँ पे मुस्लिम आक्रमणों का, मुस्लिम शासकों का आक्रमण की शुरुआत होगी। ठीक है, और यहाँ की आगे के इतिहास को हम लोग मध्यकाल के इतिहास के नाम से जानते हैं, जो हम लोग धीरे धीरे इसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, इन सब चीज़ों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये प्राचीन इतिहास के विभिन्न तथ्यों को मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया, जिसमें अंतिम कड़ी था हमारा गुप्ता अंपायर या गुप्तोत्तर अंपायर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयरिंग। धन्यवाद।